चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 शुरू करें ना, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हमने चैप्टर नंबर 5 देखा कि जिसमें पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है, उस वक्त क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो सब हमने समझी थी। और आज आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे जो रिटायरमेंट के बारे में है। रिटायरमेंट मतलब ध्यान है ना, सिंपल वही कहते हैं ना कि जब जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस में से अगर कोई एक या दो पार्टनर रिटायर हो जाते हो, वो पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ देते हो अगर, तो उसे जो है वो सिंपल रिटायरमेंट कहते हैं हम लोग। और पार्टनर रिटायर क्यों होते हैं भाई? समझो 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, 3 में से एक पार्टनर निकल गया। क्यों निकल गया? तो उसके नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं भाई। नेचुरल रीजन मीन्स कि शायद उस पार्टनर की डेथ हो गई हो, उसका कोई हैवी एक्सीडेंट हो गया हो कि अब से वो आगे काम नहीं कर पाएगा, बरोबर ना? ऐसे नेचुरल कोई भी रीजन हो सकते हैं। या तो दूसरे जनरल रीजन के लिए कि सपोज कोई पार्टनरशिप बिजनेस में जो है वो एग्रीमेंट बना हुआ हो कि 3 में से एक पार्टनर को एग्रीमेंट के साथ हमने कनेक्ट किया हो, भाई तुम्हारा ये काम खत्म हो जाएगा, फिर तुम बिजनेस छोड़ के भले चले जाना। तो उसके बाद वो रिटायर हो गया हो, एक काम के लिए यहाँ पर हो। या तो फिर उन पार्टनर्स के साथ उसका झगड़ा हो गया हो, बरोबर ना? उसका झगड़ा हो गया, भाई 3 में से अब एक पार्टनर की वहां पर नहीं बन रही है, तो इसकी वजह से वो निकल गया। या दूसरा कोई भी जो है वो अगर कोई लीगल इश्यू हो, कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो। इंसॉल्वेंट मतलब कि भाई उसके सभी पैसे डूब गए हो, बरोबर? 3 पार्टनर में से एक पार्टनर को कोई बड़ा नुकसान हुआ, उसके सब पैसे डूब गए, अब वो आगे बिजनेस नहीं चला पाएगा, तो इसलिए वो रिटायर हो गया हो। कोई भी पॉइंट हो, नेचुरल या तो मेन मेड, कोई भी रीजन हो, जब पार्टनर रिटायर होता है तब उस वक्त भी जो है वो पूरे बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, बरोबर ना? रिकंस्ट्रक्शन जो हम लोग चैप्टर 4 से सीख रहे हैं। भाई रिकंस्ट्रक्शन करना, रिकंस्ट्रक्शन जनरली 3 वजह से किया जाता है ना, जो हमने चैप्टर 4 में देखा था कि एक, जब जो है वो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बनाना हो तब। दूसरा, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता हो तब पूरे बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन होता है। और तीसरा, जब पार्टनर रिटायर होता हो तब पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और अब ये तीसरी सिचुएशन शुरू करनी है हमें। पार्टनर रिटायर होता हो तब पूरा रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इसका मतलब कि उस वक्त भी बिजनेस में जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, उन सब की नई वैल्यू फाइंड करनी होती है, बरोबर ना? उनका रीवैल्यूएशन करना होता है। इनके अलावा बिजनेस में जो भी रिजर्व्स वगैरह पड़े हुए हैं, उन सबको पार्टनर को बांट देना होता है। ये सब जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में आता है। न्यू रेशियोज फाइंड करने होते हैं उनके, बरोबर? और जो पार्टनर रिटायर होता हो तो उस रिटायर पार्टनर के जो कुछ भी बनता हो, जो कुछ भी उसके पैसे निकलते हो, वो पैसे उसे देकर बिजनेस से अलग किया जाता है। तो रिटायरमेंट में अगर हम कहें ना, पहले अगर अकाउंटिंग के बारे में कहें, अकाउंट्स कहें, कौन कौन से इस सम में अकाउंट्स बनते हैं, तो रिटायरमेंट का जब सम किया जाता है या उसकी ट्रीटमेंट्स दी जाती है, तो उनमें भी बेसिक 4 या 5 अकाउंट ही बनते हैं जो एडमिशन के वक्त बनते थे, बरोबर ना? वैसे ही अकाउंट्स बनते हैं। एक बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें वही ट्रीटमेंट्स आती हैं जो हम लोग पहले देते थे कि भाई कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज की नई वैल्यू हो, रिवैल्यूएशन हो, तो वो यहाँ लिखते हैं, बरोबर ना? भाई सपोज मशीनरी है, मशीनरी पहले इतने की थी, अब इतने की हो गई, उसकी न्यू वैल्यू आ गई, तो वो न्यू वैल्यू यहाँ लिखते हैं ना रिवैल्यूएशन में, बरोबर ना? अगर फायदा हो तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं, अगर कोई नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। तो ऐसा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। दूसरा बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या तो करंट अकाउंट, बरोबर ना? अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट ही, नहीं तो करंट अकाउंट भी तैयार होता है, जिसमें पार्टनर रिलेटेड जो है वो सब चीजें आती हैं। पार्टनर को कितना फायदा मिल रहा है, पार्टनर को कितना नुकसान है, क्या क्या पार्टनर को देना है, क्या क्या पार्टनर से लेना है, ये सब चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है। इसके बाद वही एक कैश अकाउंट, बिजनेस में कितना कैश आया या कितना कैश गया, वो सब जो है वो इसमें लिखा जाता है, कैश अकाउंट। और फाइनली वही बनती है हमारी बैलेंस शीट, एक तरफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स। अकाउंट तो वही तैयार होता है ना, और ट्रीटमेंट भी वही है। अगर सम वाइज भी कहूँ ना, तो एडमिशन और रिटायरमेंट के सम 60% सेम है, खाली बदलता क्या है उसमें? तो एडमिशन के वक्त जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है ना, नया पार्टनर आता है, तो वो अपने घर से बहुत सारी चीजें लेकर आता है। कैपिटल लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, बरोबर ना? अगर कोई एसेट्स हो तो एसेट्स लेकर आता है। जब एडमिशन लेता है तो वो सब चीजें लेकर आता है। यहाँ रिटायरमेंट में ये चीजें चेंज होगी कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो चीजें घर पे ले जाएगा, बरोबर ना? वो लेकर नहीं आएगा, आखिरी में कैपिटल ले जाएगा, गुडविल के पैसे वो ले जाएगा, बरोबर? ये खाली इसमें फर्क है ना।
और दूसरा मेन फर्क अगर कहो तो इस सब में आपकी खाली गुडविल की एंट्रीज चेंज होती है। चैप्टर 5 में भी जो है वो हमने गुडविल की एंट्रीज उसके स्पेशल नोट्स लिखवाए थे, और यहाँ स्पेशल ये चैप्टर 6 में भी जो है वो उनके स्पेशल नोट्स आएंगे गुडविल की एंट्री के लिए। सिर्फ गुडविल और कैपिटल ये दो एंट्री चैप्टर 5 और 6 में बदलती है, बाकी कोई एंट्रीज बदलेगी नहीं, बराबर। तो अगर गुडविल की एंट्रीज क्या आएगी ना, तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको रूल्स लिखवा रहा हूँ पहले, फिर सम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पहले रूल समझना भाई, गुडविल की इनमें कैसे एंट्रीज करते हैं। जब रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के वक्त जो है वो पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आएगा, बिजनेस की जितनी गुडविल होगी वो गुडविल ले जाएगा, अपने हिस्से की गुडविल ले जाएगा वो घर पे, बराबर। तो इसलिए उसमें पूरे बिजनेस की जितनी भी गुडविल हो, उस गुडविल में से रिटायर पार्टनर की गुडविल का हिस्सा ढूंढा जाता है। भाई पूरे बिजनेस की गुडविल 1 लाख है, लेकिन जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना, वो फाइंड किया जाता है, और उसके हिसाब से फिर उसकी गुडविल उसे दे देते हैं, बराबर। और कैसे देते हैं ये समझना कि भाई किस तरह से ये गुडविल दी जाती है, कि जिनके अंदर जो है जब रिटायर पार्टनर को जो है वो गुडविल का हिस्सा देना हो तो उसकी दो एंट्रीज करते हैं, दो एंट्रीज, कि पहले जो रिटायरिंग पार्टनर हो ना, तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में वो उसकी गुडविल लिखी जाती है, और जो रिटायरिंग पार्टनर नहीं है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे वो गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैसे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गेन रेशियो में, बराबर। याद है आपको कि भाई एडमिशन के वक्त हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, तो वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे, गेन रेशियो में। मतलब सिंपल सी एंट्री आ जाती है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, उस रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का हिस्सा कितना है वो पहले नक्की कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया कि भाई पूरे बिजनेस की गुडविल 1 लाख है, तो 1 लाख में से उसका हिस्सा कितना, रेशियो होता है ना ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में से उसका हिस्सा कितना है, तो सपोज उसका हिस्सा 20,000 का है, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके क्रेडिट में जाते हैं, उसके क्रेडिट में लिख देते हैं भाई 20,000 की गुडविल इसकी, और वो गुडविल जो है वो बाकी दोनों पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, उसके डेबिट में जाकर वो 20,000 दोनों को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, गेन रेशियो में, बराबर ना। यहाँ गेन रेशियो ढूंढते हैं, गेन रेशियो कैसे ढूंढते हैं, तो वो गेन रेशियो आता है न्यू माइनस ओल्ड, बराबर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करते थे ना आगे के चैप्टर में कि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, तो अब गेन रेशियो फाइंड करना है जो आता है न्यू माइनस ओल्ड। गुडविल के लिए 90% सम्स में यही एंट्री याद रखना। उल्टा गुडविल की एंट्री एडमिशन के कंपैरिजन में रिटायरमेंट में इजी आती है, इस चैप्टर में गुडविल की एंट्री आपकी इजी आएगी उसके कंपैरिजन में, क्योंकि सिंपल सी ये एक ही एंट्री करनी है। 90% क्वेश्चन में गुडविल की यही एंट्री आएगी, जो रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में लिख दो, और जो रिटायर नहीं हो रहे हैं उसके डेबिट में गेन रेशियो में बांट दो, बराबर। बाकी 10% क्वेश्चन, मतलब शायद कोई रेयर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक अलग सिचुएशन आती है, कि वो सिचुएशन कहलाती है कि व्हेन देयर इज अ सेक्रीफाइस, कि अगर कोई पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो नहीं, गेन रेशियो फाइंड करते हैं, और गेन रेशियो फाइंड कर रहे तो पता चला कि इस पार्टनर को गेन तो हो नहीं रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, तो सेक्रीफाइस के वक्त क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तब उस वक्त काउंटिंग जो है वो होल गुडविल पे होती है। पहले तो ये ध्यान दे देते हैं कि काउंटिंग ऑन होल गुडविल, खाली रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा नहीं, पूरी न्यू गुडविल के ऊपर काउंटिंग होती है। और उसके लिए फिर एंट्री करते हैं कि जो गेनिंग पार्टनर हो, जो पार्टनर गेन कर रहा है, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, जो गेनिंग पार्टनर है उसके डेबिट में, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं उसका हिस्सा, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के भी क्रेडिट में लिखते हैं उसका हिस्सा, बराबर।
ये सिचुएशन वो रेयर सिचुएशन आती है, एक दो क्वेश्चन होंगे ऐसे, और जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगा, बरोबर ना। बाकी बाकी हर एक में गुडविल की एंट्री आपको यही करनी है। जो रिटायर होता हो उसके क्रेडिट में लिखो, और जो रिटायर नहीं हो रहा है उसके डेबिट में गेन रेशियो में बांट दो। उन्हें गेन रेशियो में बांटते हैं क्योंकि अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे ना फ्यूचर में, उन्हें गुडविल ज़्यादा मिलेगी। अभी जो गुडविल है वो ये पार्टनर लाकर और जो रिटायर हो रहे हैं उसे दे देंगे। जो रिटायर हो रहा है उसे पैसे वगैरह कौन देता है? बाकी के पार्टनर ही देंगे ना। तो इसलिए बाकी के पार्टनर में वो गुडविल बांट देते हैं कि वो गुडविल घर से ले आएंगे और रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे, ऐसा, बरोबर। और इस गुडविल में कोई कैश की एंट्री नहीं होती, उसके कैपिटल अकाउंट में ही उसे देंगे, जो आखिरी क्लोजिंग के वक्त कैश आएगा। जब क्लोजिंग करवाऊंगा तब बताऊंगा इसमें। और इन्हें गेन रेशियो में भी इसीलिए बांटते हैं ना, क्योंकि फ्यूचर में अब इन कंटिन्यूइंग पार्टनर को गेन होने वाला है। एक पार्टनर निकल गया तो फ्यूचर में जितनी भी गुडविल होगी, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो अब उन दोनों को ज्यादा मिलेगा ना, बरोबर ना। पहले 3 पार्टनर थे, अब 2 ही पार्टनर रहे, तो फ्यूचर में उन्हें ज्यादा मिलेगा कि नहीं, बरोबर ना। इसलिए गेन रेशियो फाइंड करते हैं। जब एडमिशन था तो एडमिशन में पहले 2 पार्टनर थे, फिर तीसरा नया पार्टनर हो गया, तो आगे से उन दोनों पार्टनर को कम प्रॉफिट या कम गुडविल मिलेगी ना, क्योंकि वो तीसरे को भी बांटनी पड़ेगी। तो इसलिए उन दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि अब तीसरे को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए एडमिशन के वक्त सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढते हैं, और ये रिटायरमेंट के वक्त गेन रेशियो में फाइंड करते हैं, बरोबर। एक गुडविल की एंट्री इसमें चेंज होगी और दूसरी एंट्री इसमें चेंज होगी कैपिटल की। जो कैपिटल की एंट्री आखिरी क्लोजिंग के वक्त आती है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो कितने पैसे और कैसे लेकर जाएगा, वो आखिरी क्लोजिंग की एंट्री आती है। वो तो जब सम करो तो ही, उसके रूल्स नहीं, जब सम होंगे तो ही प्रॉपर क्लियर होगा कि भाई वो कैपिटल की एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। तो अब एक सम देखते हैं आपकी फाइनल एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, जो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग। एग्जाम में भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, इस चैप्टर में से 8 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 8 मार्क का, बरोबर ना। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर होगा कि ये एंट्रीज कैसे करनी है और बाकी की एंट्रीज भी किस तरह से करनी है, बरोबर। तो आपके टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि उसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि धवल, कमल और नवल, ये 3 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो 2:1 दिया हुआ है, बरोबर। और उनमें दिया हुआ है, नीचे बैलेंस शीट दी गई है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि भाई उनमें से जो है वो नवल रिटायर हो रहा है, नवल रिटायर ऑन 31/3/16, ठीक है ना। नवल रिटायर हो रहा है 3 पार्टनर में से एक पार्टनर, और उसके लिए बैलेंस शीट एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और ये सब एंट्रीज हमें करनी है। तो उसके लिए भी ये 4 अकाउंट पहले बनाएंगे ना, आप भी बना लो ये 4 अकाउंट। तो भाई पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसमें करंट अकाउंट है नहीं। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे 3 पार्टनर का, धवल, कमल और नवल, बराबर। 3 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बनाएंगे और आखिरी में बैलेंस शीट बनेगी। तो ये चारों अकाउंट तैयार कर लो, तो उसके बाद जो इसमें बैलेंस शीट एडजस्टमेंट है वो एक एक करके क्लियर करते जाएं। तो देखो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट क्लियर करें ना। एडजस्टमेंट में ध्यान देना, रीवैल्यूएशन की जो जो एंट्रीज होगी वो सब एंट्रीज सेम ही, सिर्फ गुडविल और कैपिटल की एंट्री ही बदलेगी है, बाकी चैप्टर 5 की सेम एंट्री है। चैप्टर 5 आता होगा तो ये 6 में आधे से ज्यादा सम तो आपका हो जाएगा। जैसे देखो एडजस्टमेंट में पहला दिया हुआ है इसमें कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000 एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000। मशीनरी 25,000 की हो गई, तो ऊपर मशीनरी कितनी है 20,000, और उसमें 25,000 हो गया, मतलब 5,000 का इंक्रीज हुआ ना। और ये मशीनरी की एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग? एसेट्स में ही। चैप्टर 5 में भी ऐसा ही करते थे ना कि भाई एसेट्स में लिखते थे मशीनरी 20,000 और प्लस उसमें इंक्रीज हो गया 5,000, इसलिए न्यू वैल्यू आ गई उसमें 25,000, 25,000 की मशीनरी, बरोबर। और ये 5,000 जो फायदा हुआ वो फायदा कहाँ लिखते हैं हम लोग? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन में ना फायदा हो तो क्रेडिट में, नुकसान हो तो डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे ये मशीनरी 5,000, 5,000 का मशीन में फायदा, 20,000 के 25,000 हो गए। और स्टॉक में दिया हुआ है स्टॉक 5,000 हो गया है, ऊपर स्टॉक कितने का है तो 10,000 का है, वो 5,000 हो गया, मतलब उसमें 5,000 का नुकसान हुआ, वो वैल्यू डिक्रीज हुई। तो वो भी यहीं पे ही लिखते हैं एसेट्स में ही कि स्टॉक 10,000 है और माइनस उसमें डिक्रीज 5,000, तो बाहर भी 5,000 रहेगा, बराबर। और ये 5,000 का नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे,
यहाँ स्टॉक 5000, बरोबर, ये दोनों आ गया। अब उसके बाद है सेकंड कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8000 विच इज टेकन बाय नवल एट दिस प्राइस, कि भाई इन्वेस्टमेंट 8000 की हो गई जो नवल लेकर गया है। तो अगर नवल लेके गया इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में तो लिखेंगे नहीं, अब बैलेंस बचा थोड़ी इन्वेस्टमेंट का, वो तो पार्टनर लेके गया। और अगर पार्टनर लेकर जा रहा है तो उसे कहाँ लिखते हैं हम लोग, उसके डेबिट साइड पे। कुछ भी ले जाए पार्टनर तो डेबिट साइड पे, कुछ भी ले आता हो तो मतलब समझो वो क्रेडिट पे लिखते हैं, बरोबर ना। तो भाई पार्टनर लेकर जा रहा है तो यहाँ लिख देते हैं टू और बाय लिखते हैं, यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, और कौन लेकर जा रहा है, नवल। नवल लेकर जा रहा है 8000 में, 10,000 का इन्वेस्टमेंट वो 8,000 में लेकर जा रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा ना नवल का, बरोबर ना। और दूसरी चीज कि इन्वेस्टमेंट 10,000 का था वो 8,000 में लेके गया, तो एक्चुअली तो 2,000 का नुकसान हुआ कि नहीं। भले बैलेंस शीट में तो अब कुछ नहीं लिखेंगे, बैलेंस तो बचा नहीं, वो ले गया, लेकिन 2,000 का नुकसान तो हुआ ना। तो वैसे तो नुकसान रीवैल्यूएशन में लिखते हैं, लेकिन ये चैप्टर 5 से हमने सीखा है कि भाई इन्वेस्टमेंट पे कोई भी नुकसान हो ना तो एक बार बैलेंस शीट चेक करते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट का रिजर्व या फंड है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें हैं हमारे पास या नहीं है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 2500 रुपए का, तो इसका मतलब कि भाई जो 2000 का नुकसान हुआ वो 2000 का नुकसान इस 2500 में से कवर अप हो जाएगा, उल्टा 500 रुपए बचेंगे, बरोबर ना। तो वो नुकसान यहाँ रिवैल्यूएशन में लिखने की जरूरत नहीं है, वो उसमें कवर हो गया, उल्टा 500 रुपए बच गए जो, तो जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल के क्रेडिट में उसे बांट देते हैं हम लोग, करते हैं ना ऐसा। चैप्टर 5 में भी ऐसे ही किया था कि इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी नुकसान हो ना तो जितना नुकसान हो वो कट कर लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो यहाँ बांट देंगे हम लोग, बरोबर। तो यहाँ पर 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट बचा तो वो क्रेडिट साइड पे बांट देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करके। अब यहाँ ध्यान दो, एडमिशन के वक्त हम जो भी बांटते थे ना वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटते थे, और एडमिशन के वक्त ओल्ड पार्टनर 2 ही होते थे, तीसरा तो नया आया। अब यहाँ रिटायरमेंट में जब बांटेंगे ना, कोई भी चीज बांटनी हो यहाँ पर, तो वो भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर ओल्ड पार्टनर वो 3 है, बरोबर ना। एक अभी रिटायर नहीं हुआ, वो तो रिटायर होगा, तो मतलब बांटेंगे तो वो किस में बांटेंगे, तीनों में बांटेंगे, बरोबर, 2 को मत बांटना। तो जो 500 रुपए बचे ना यहाँ इन्वेस्टमेंट के, वो तीनों को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो हमारा 2:1 का है, तो इसके हिसाब से तीनों को मिल जाएंगे 200, 200 और 100 रुपए, 200, 200 एंड 100, बरोबर। ये 2:1 में 500 रुपए बांट दिए ना, ध्यान आ रहा है, ये ध्यान देना बेटा, ये छोटी छोटी चीजें। सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। अब थर्ड एडजस्टमेंट, अमाउंट ऑफ 5000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नो लॉन्गर पेएबल। क्रेडिटर को 5,000 रुपए अब देने नहीं है, मतलब क्रेडिटर में कम हो गए ना 5,000 रुपए, तो क्रेडिटर ऊपर कितने 15,500, उसमें से 5,000 कम हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे, यहाँ लायबिलिटी में लिखते हैं भाई, क्रेडिटर ऊपर थोड़ी जगह छोड़कर यहाँ क्रेडिटर लिखते हैं, 15,500 है, उसमें से माइनस डिक्रीज हो गए 5,000, 5,000 कम, तो बचे यहाँ पर 10,500, 10,500 ना, और ये 5,000 कम हो गए तो वो क्या हुआ हमारा, ये हमारा फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। अब 5,000 कम देने हैं तो वो बेनिफिट हुआ, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं कि यहाँ पर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखेंगे 5,000, भाई 5,000 ये क्रेडिटर कम हो गया, क्लियर। अब उसके बाद फोर्थ वाला है द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू बी क्रेडिटेड एट 2,000। वर्कमैन कंपेंसेशन 2,000 रुपए देने हैं, होता है ना भाई, वर्कमैन कंपेंसेशन मतलब कोई वर्कर को नुकसान हो, एक्सीडेंट हो, वो बीमार है तो उसके पैसे देने हैं, 2,000 उन्हें देने हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए भी हमेशा हमारे पास रिजर्व या कोई चीज़ें पड़ी होती हैं, अगर हो तो, जैसे इसमें है, तो इसमें देखो ऊपर कोई भी वर्कमैन कंपेंसेशन का कोई रिजर्व वगैरह नहीं है। अगर नहीं है तो ये 2,000 पूरे नुकसान हुए हमारे, हमने कोई साइड में करके रखे नहीं थे वर्कमैन कंपेंसेशन के, उल्टा 2,000 देने हैं हमें वर्कर्स को, तो वो तो अपने पैसे अपने प्रॉफिट में से देने पड़ेंगे ना, बराबर ना। तो एक तो वर्कर्स को देने हैं ना, तो एक चीज़ तो लायबिलिटी में लिखी जाएगी कि भाई वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने देने हैं,
2000 रुपए। 2000 ये देने हैं हमें वर्कर्स को, और ये वर्कर्स को अपने प्रॉफिट में से देने, कोई रिजर्व तो है नहीं, तो ये हमारा नुकसान हुआ। हमारा नुकसान हुआ तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने, 2000 रुपीज। आ रहा है ध्यान, बराबर। ये एडजस्टमेंट भी क्लियर। फिर उसके बाद का फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स पे 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मतलब बेड डेब रिजर्व रखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट किसे कहते हैं, बेड डेब रिजर्व को। 10% बेड डेब रिजर्व रखनी है, तो डेप्टर्स ऊपर कितने 30,000, उसके ऊपर 10% गिनना है ना, वो एसेट्स में लिखता है ना कि डेप्टर्स 30,000 और उसमें माइनस बेड डेब रिजर्व 10% मतलब 3,000, तो बाहर आएंगे 27,000, बराबर। ये डेप्टर्स हो गए हमारे। और ये जो 3,000 का बेड डेब रिजर्व है वो क्लियर नुकसान, वो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। लेकिन बेड डेब रिजर्व में भी एक बार चेक कर लेते हैं कोई भी रिजर्व वगैरह है क्या हमारे पास। तो देखो ऑलरेडी बेड डेब रिजर्व है 2,000 की, हमें बेड डेब रिजर्व 3,000 रखनी थी, 3,000 में से 2,000 तो रखी हुई है, तो एक्स्ट्रा नुकसान अगर हम लोग देखें ना तो वो 1,000 का ही हुआ, बराबर ना। एक्स्ट्रा कितने रखने पड़े हमें, 1,000 ही ज्यादा रखने पड़े ना, तो इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में यहाँ पर डेबिट में लिखे जाएंगे सिर्फ कि भाई बेड डेब रिजर्व सिर्फ 1,000। ठीक है, ये सब एडजस्टमेंट आपके चैप्टर 5 में आते थे, एडमिशन के वक्त थे ना, यही सब सेम एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन वाले, कि यहाँ पर डेप्टर्स जो है वो 3,000 के हैं, उसमें से 2,000 है तो बाकी 1,000 का नुकसान कहलाएगा उसमें। क्लियर। अब उसके बाद का एडजस्टमेंट अगर देखें तो वो दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। अब ये देखो गुडविल की एंट्री आई कि भाई पूरे बिजनेस की गुडविल जो है वो 40,000 दी हुई है, और इस 40,000 में से पहले जो रिटायर हो रहा है उसका खाली हिस्सा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो खाली उसी का ही करना है ना, बराबर ना भाई। 40,000 पूरे बिजनेस की गुडविल है, तो उसमें से उसका हिस्सा कितना, तो उसका हिस्सा देखते हैं भाई, ऊपर रेशियो दिया हो ना, ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड रेशियो 2:2:1 है, तो उसमें से नवल रिटायर हो रहे हैं उसका रेशियो कितना हुआ 1, तो 1 के हिसाब से अगर देखें ना 1/5, 1/5, तो 40,000 मल्टीप्लाई 1/5 8,000, कुछ 8,000 उसकी गुडविल आएगी, बराबर। जो 8,000 की गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है गुडविल को, गेन रेशियो में, बराबर। कोई भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो गेन रेशियो में, यही एंट्री सब में करेंगे, ये तो अभी आएगा ही नहीं किसी में। गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो गेन रेशियो के लिए फॉर्मूला आती है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो है 2:2:1, न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो है कहीं पर, नहीं दिया हुआ, न्यू रेशियो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। तो जब ऐसी सिचुएशन हो न्यू रेशियो नहीं हो तो ऊपर लिख लो भले नोट में आप लोग अपनी बुक में, कि जब न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो को ही गेन रेशियो मानेंगे, बराबर ना। ओल्ड रेशियो को ही गेन रेशियो मानेंगे। कैसे, तो देखो 2:2:1 ये ओल्ड रेशियो है ना, उसमें से जो रिटायर हो गया अगर उसका हिस्सा निकाल दें हम लोग तो बाकी कितना बचेगा 2:2, यही 2:2 वो इनका गेन रेशियो आ गया। यहाँ 2:2 मतलब इक्वल हो गया ना, वो इक्वल गेन रेशियो हो गया दोनों का। मतलब जो रिटायर हो रहे हैं उसके हिस्से की गुडविल 8,000 है ना, जो बाकी के कंटिन्यूइंग पार्टनर वो 8,000 4-4 हजार करके इक्वल करके अपने घर से लेकर आएंगे, बराबर। तो देखो इसमें ऐसा होगा, लिखेंगे ऐसा कि एंट्री कैसे, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं, तो जो रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में लिखो, यहाँ क्रेडिट में लिखो, नाम में वही लिखते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल, वही नाम लिखा करो, प्रीमियम ऑफ गुडविल, न्यू गुडविल है ना तो उसी। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल यहाँ एन में नवल में लिखेंगे 8,000, बराबर। और यही गुडविल डेबिट में कंटिन्यूइंग पार्टनर में बांट देते हैं गेन रेशियो में, तो डेबिट साइड पे भी वही लिखेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो बाकी दोनों में इक्वल रेशियो में, यहाँ गेन रेशियो इक्वल मिला तो 4-4 हजार करके दोनों को बांट देंगे, बरोबर। सिंपल सा है, आपकी टेक्स्ट बुक में चलो ऐसा दिया हुआ है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसके यहाँ पर जो 8,000 लिखते हैं वो यहीं पर ही 4-4 हजार अलग बताते हैं, भाई 4,000 इसके हैं 4,000 इसके हैं, और यहाँ पे वही जो है वो 4-4 हजार इसमें लिखे जाते हैं।
पर वो काफ़ी स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग रहता है। वो मेथड आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, गलत नहीं है भाई। यहाँ मैंने पूरे 8,000 लिखे, उसकी जगह पर नवल में ही 4-4 हज़ार अलग अलग लिखे जाते हैं और यहाँ पे 4-4 हज़ार इन दोनों को अलग अलग लिखे जाते हैं। पर ऐसी कंफ्यूजिंग करने से अच्छा है कि आप भले डायरेक्ट लिखो, वो गलत नहीं कहलाता है, बरोबर ना। भले डायरेक्ट लिखो, मतलब जो रिटायर हो रहे हैं उसमें पूरे लिख दो 8,000 रुपये और बाकी में जो है वो 4-4 हज़ार बांट दो। सिंपल सी एंट्री कर दो गुडविल की, हर सम में ऐसे ही रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में और बाकी कंटिन्यूइंग के डेबिट में। ठीक है, ये एंट्री हो गई, इसको गेन रेशियो में बांट दिया, गुडविल की एंट्री क्लियर, बरोबर। तो देखो एडजस्टमेंट सब क्लियर हो गया ना गुडविल के साथ। फिर क्या करते हैं, फिर बैलेंस शीट में जो जो लिखा हुआ है वो सब लिखते जाते हैं कि जैसे बैलेंस शीट में ऊपर कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं तीनों के 30, 20 और 10,000, तो वो यहाँ लिख देते हैं ना कैपिटल अकाउंट, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कि जो बैलेंस लेकर आए कितने हैं तीनों के 30, 20 और 10,000। तो भाई धवल के 30,000, कमल के 20,000 और इसके 10,000, बराबर। ये तीनों के जो है वो बैलेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद जनरल रिजर्व है 5,000। जनरल रिजर्व भी क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, बरोबर ना। जनरल रिजर्व हो उसे तो बांट देंगे ना, तो जनरल रिजर्व यही क्रेडिट पे बांटेंगे। जनरल रिजर्व 5,000 बांटने ओल्ड रेशियो 2:1 के हिसाब से, तो फिर वही होगा कि इसको 2,000, इसको 2,000 और इसको 1,000, बराबर। ये जनरल रिजर्व बांट दिया हमने, ये तो वैसे ही करते थे ना जैसे 5 चैप्टर में किया था। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो हो गया, बेड डेब रिजर्व भी लिख दिया हमने, क्रेडिटर्स भी लिख दिए। अब उस साइड एसेट्स में दिए हुए हैं गुडविल 10,000 की, गुडविल है तो ये ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल की तो दोनों चैप्टर में सेम ही एंट्री आती है कि ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, चैप्टर 5 हो या चैप्टर 6 हो, दोनों में वैसे ही। चेंज तो खाली न्यू गुडविल के लिए होता है, ओल्ड गुडविल में थोड़ी कोई चेंज आता है। वो तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मतलब जो 10,000 की गुडविल है वो यहाँ डेबिट में बांट देंगे। ये हमेशा आपको बताया, एसेट्स की कोई भी चीज़ बांटनी हो तो डेबिट में बांटते हैं। लायबिलिटी की कोई भी चीज़ बांटनी हो, जैसे जनरल रिजर्व इन्वेस्टमेंट बांटा हमने, तो वो क्रेडिट में बांटते हैं, बरोबर। तो ये एसेट्स में गुडविल है, ओल्ड गुडविल, तो वो गुडविल 10,000 की गुडविल है, ओल्ड रेशियो 2:1 के हिसाब से अगर बांट दें तो इसको 4,000, 4,000 एंड 2,000 आ जाएगा, बरोबर। ये ओल्ड गुडविल हो गया। उसके बाद मशीनरी लिख दी हमने। फिर इन्वेस्टमेंट 10,000 वो भी हो गया, इन्वेस्टमेंट ये नवल लेकर गया था। इसके बाद डेप्टर्स भी लिख दिए, स्टॉक भी लिख दिया और कैश है 5,000 का। कैश 5,000 तो वो कैश अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट में लिखता है ना। उसके डेबिट में यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिख देंगे कि भाई ये स्टार्टिंग का बैलेंस है 5,000। कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट में ही आता है, उसका स्टार्टिंग का बैलेंस ये 5,000 रहा, बरोबर। सब चीज़ें क्लियर, एडजस्टमेंट भी हो गए, बैलेंस शीट भी हो गई। अब क्या, अब क्लोजिंग। अब क्लोजिंग के वक्त ही ध्यान देना, नया पॉइंट आपका क्लोजिंग में आएगा ना। एक गुडविल में नया पॉइंट था, एक क्लोजिंग के वक्त। तो अब क्लोजिंग कैसे, क्लोजिंग में सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन क्लोज करते हैं, जैसे नॉर्मली क्लोज किया जाता है वैसे ही। फिर रीवैल्यूएशन अगर क्लोज करें ना भाई, किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये 10,000, 5,000 एंड 5,000, यहाँ पर भी वही लिख देंगे 10,000। उसमें से ये 5, 2 और 1 8,000 माइनस करें तो बाकी का बचेगा 2,000। ये 2,000 वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का टोटल है, मतलब वो डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट तीनों को बांटेंगे, धवल, कवल और नवल, तीनों को ये 2,000 बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में। यहाँ प्रॉफिट तीनों को है, ये फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो तीनों पार्टनर को करेंगे, दो पार्टनर्स को नहीं। तो इसीलिए तीनों में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करें 2:1 के हिसाब से, तो इसको मिल जाएंगे 800, इसको भी 800 और इसको 400। और फिर ऐसे क्या करते हैं, ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें, यहाँ जो डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट में आया तो उसे ट्रांसफर करेंगे यहाँ क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट,
भाई इसका 800, इसका भी 800 और इसको 400, बराबर। ये तीनों को डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करें। अब पॉइंट यहाँ नया ध्यान देना, जब भी हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त अब इन रिटायरमेंट में पहले जो रिटायर होता हो उसका अकाउंट ही क्लोज करेंगे। जो रिटायर होता हो सिर्फ उसका अकाउंट क्लोज करेंगे, बाकी दोनों का नहीं। पहले उसको क्लोज करके क्लियर कर देंगे उसको कितने पैसे देने हैं हमें, बराबर ना। तो रिटायर हो रहा है वो पहले निकल जाए ना, फिर बाकी दोनों को क्लोज करके लिखेंगे। तो रिटायर कौन हो रहा है? नवल। पहले उसकी सिर्फ जो है वो क्लोजिंग कर दें। तो क्लोजिंग के लिए भाई इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का अगर टोटल करें ना, ये 18,000, 19,500, इस साइड आ रहा है 19,500, वही टोटल यहाँ पर भी 19,500, और उसमें से 8 और 2 10,000 माइनस करें तो 19 में से 10,000 माइनस, यहाँ बचेगा 9,500। ये 9,500 जो रिटायर हो रहा है उसके बन रहे हैं, उसके बन रहे हैं मतलब वो रिटायर होगा तो इतने पैसे लेकर जाएगा। अब यहाँ एक चीज खास नोट की जाती है कि जो रिटायर हो रहा है आखिरी में जो जा रहा है अब बिजनेस छोड़ के, उस वक्त वो पूरे पैसे लेकर जा रहा है, बिजनेस उसे पूरे पैसे देगा कि नहीं देगा। यहाँ दो सिचुएशन बनती है ना, या तो वो ऑन द स्पॉट पूरे पैसे लेकर जाएगा 9,500, या तो वो अभी नहीं लेकर जाएगा, उसे लोन अकाउंट करके लिख देंगे कि भाई वो अभी कैश नहीं लेकर जा रहा है, बाद में लेकर जाएगा, बरोबर। और ये कैसे पता चलेगा कि अभी कैश लेकर गया या नहीं लेकर गया? वो आपके सम में मेंशन होता है, हर सम में मेंशन होता है कि जो रिटायर हो रहा है उसे पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। जब मेंशन हो कि क्लियरली उसे पैसे देने हैं तो ही उसे पैसे देते हैं, नहीं तो नहीं देते, उसे लोन अकाउंट करके लिख देते हैं, बराबर, कि उसके नाम की लोन रही, अभी उसे नहीं देंगे, थोड़े दिनों बाद देंगे उसे फिर। अरे बात समझ में, ये हमेशा सम में मेंशन होता है। और अगर नहीं मेंशन है ना, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन है कि जो रिटायर हो रहा है उसे थोड़े पैसे देने हैं या नहीं देने हैं? कुछ भी मेंशन है नहीं। अगर कुछ मेंशन नहीं है मतलब नहीं देने हैं उसे पैसे, तो नहीं देने हैं, तो जो 9,500 उसके बनते हैं ना, उसके सामने लिख देते हैं हम लोग लोन अकाउंट। लोन अकाउंट करके लिख देंगे क्या भाई इसकी लोन रही, इसको बाद में पैसे देंगे लोन की तरह, बराबर ना, अभी उसे पैसे देंगे नहीं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि दोनों सिचुएशन आती है, समझो 9,500 हो रहे हैं ना, उसमें से 4,000 कैश दे दिए, 5,500 लोन में रख दिए, ऐसी सिचुएशन भी आएगी, आएगी आगे के सम में, बराबर ना। यहाँ चेंज यही है, जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल ढूंढ लेते हैं, भाई ये कैपिटल आया, फिर चेक करते हैं उसको कैश देना है कि लोन में। अगर समझो कैश देना होता ना तो उसकी दूसरी एंट्री कैश में लिख देते, यहाँ क्रेडिट पे भाई इतना कैश ले गया। और अगर लोन देना है ना तो लोन की दूसरी एंट्री लायबिलिटी में लिखते हैं हम लोग, बराबर। यहाँ लायबिलिटी में लिखते हैं कि लोन अकाउंट और ब्रैकेट में उसका नाम लिख देते हैं नवल। ये नवल की लोन हुई 9,500, बराबर। अगर यहाँ कैश होता तो यही एंट्री यहाँ पर लिख देते, कैश अकाउंट नवल में 9,500 कैश लेकर गया। अगर नहीं लेके गया तो वही चीज लिखते हैं लायबिलिटी में लोन अकाउंट। अरे बात समझ में, अब ये क्लियर हो गया। अब नवल क्लियर, जो रिटायर हो रहा है वो खत्म। अब जो बाकी दोनों पार्टनर बचे ना, उन बाकी दोनों पार्टनर की क्लोजिंग करते हैं और वो क्लोज करके यहाँ लेके आते हैं। अब यहाँ कैपिटल में दो ही पार्टनर रहेंगे क्योंकि तीसरा तो चला गया, तो इसलिए यहाँ दो का ही बैलेंस लिखते हैं हमेशा। समझ आ रही है बात? तो अब बाकी दोनों को क्लोजिंग करेंगे, जैसे धवल की अगर क्लोजिंग करें, पहले इस साइड का टोटल 32,000 एंड 3,000, 33,000, यहाँ पर भी 33,000, और 33,000 में से 4 और 4 8,000 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर इसके 25,000, बराबर ना। यहाँ 25,000 जिसे लिखते हैं हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ करना है। वैसे ही इसमें कमल में उसकी अगर क्लोजिंग देखें तो यहाँ पर 22 एंड तो 23,000, यहाँ उसके 23,000 हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आएगा 23,000। उसमें से इसके 8,000 अगर माइनस करें तो 23 में से 8 तो बचेगा 15,000। ये जो 25 और 15,000 है ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट
जिसमें धवल के आए 25,000 और कमल के आए उसमें 15,000। तो बाहर कैपिटल आया हमारा 40,000 का, बराबर। ये कैपिटल अकाउंट भी क्लोज ना, ध्यान देना बेटा, हर एक की क्लोजिंग में, हर समय मैं बताऊंगा, जो रिटायर हो रहा है पहले उसे क्लोज करके क्लियर कर देते हैं, फिर बाकी दोनों जो बचे ना उसे क्लोज करके यहाँ लेकर आते हैं, और आखिरी में कैश अकाउंट क्लोज करके वहां लेकर आएंगे, बराबर ना। कैश अकाउंट क्लोज कर देंगे, उसमें तो ये 5,000 ही है, यहाँ पर 5,000, यहाँ पर भी ये 5,000, ऊपर कुछ माइनस नहीं है, तो यहाँ पर भी 5,000 में लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इस सम में तो कैश का कुछ ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट ही ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। यही कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे करेंगे कि कैश अकाउंट कितना 5,000, बराबर। सब क्लोज ना, ये भी क्लोज हो गया। अब आखिरी में बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे। वहां पे दोनों साइड का टोटल कैसा होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए भाई, दोनों साइड का टोटल इक्वल। इस साइड का अगर टोटल करें 40, 50, 50,000, 51, 53 एंड 62, यहाँ पर टोटल आएगा 62,000 का। और यहाँ पर भी टोटल अगर देखें तो 30 एंड 32, तो 62,000, दोनों साइड का टोटल इक्वल, और दोनों साइड का टोटल इक्वल आया मतलब हमारा सम करेक्ट है, बरोबर। समझ आया रिटायरमेंट का क्वेश्चन कैसे करना है। इनमें गुडविल की एंट्री और आखिरी क्लोजिंग में रिटायर पार्टनर को कैसे देना है वो ध्यान आया ना, ये चीजें ध्यान रखना। और आज जैसे फर्स्ट सम समझा ना बेसिक, अब आगे से हर एक सम जो है वो हम लोग देखते जाएंगे कि उनमें कौन कौन से चेंजेस हैं। हर सम में थोड़े नए टॉपिक्स आते ही आते हैं हमारे। तो अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं, आगे के सम्स होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।